हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि जितने भी साइंस के इम्पोर्टेंट सीबीएसई बोर्ड में जो टॉपिक्स आने वाले हैं उस पे कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन कौन से छोड़ने हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं और कौन कौन से क्वेश्चन हमें छोड़ने हैं। पूरे साइंस के चैप्टर का बताऊंगा, एक एक चैप्टर वाइज बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें करने हैं, कौन कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए आगे चलते हैं। तो म, सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण में जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, हमारा रासायनिक संतुलन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या उपचयन और अपचयन। ठीक है, ये दो टॉपिक। और जितने भी अभिक्रिया के प्रकार जितने भी है, संयोजन अभिक्रिया हो गया, अपघटन अभिक्रिया हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया और उदासीन अभिक्रिया, ये इन सब के बारे में हमें क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। ठीक है, और इन सब में से क्या आते हैं, 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर आते हैं और ये हर साल आते हैं। ठीक है, और आपको क्या करना है, जितने भी नोट्स दिए हुए हैं, जितने भी यहाँ पे प्रयोग दिए हुए हैं, वो सारे प्रयोग के को एक बार देख लेना है कि ठीक है, संयोजन अभिक्रिया में डी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये सब सारी जो अभिक्रिया इसमें जो दे रखी हैं उसके ऊपर जितने भी प्रयोग दे रखे हैं वो देख लेने हैं आपको एक बार। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या, फेरस फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करने पर क्या होता है। ठीक है, और लोहे की कीले व कॉपर के जलीय विलयन में अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। ठीक है, जलीय सोडियम सल्फेट और बेरियम सल्फेट के विलयनों को अभिक्रिया जब करवाते हैं तब क्या होता है। ये सब इन सभी टॉपिक के बारे में आपको आपको कर लेना है। ठीक है, तैयारी कर लेनी है इन सभी के टॉपिक के बारे में। अब सेकंड चैप्टर में देखते हैं, सेकंड चैप्टर में क्या दिया गया। सेकंड चैप्टर में बताया गया है कि अभिक्रिया के अम्ल और क्षारक। सेकंड चैप्टर क्या है, अम्ल क्षारक एवं लवण। तो आपको सबसे पहले अम्ल क्षारक और लवण के बारे में पढ़ लेना है कि अम्ल क्षारक और लवण होता क्या है। ठीक है, अम्ल क्षारक और लवण होता क्या है। ठीक है, इसमें जो है वो क्या करना है, हमें आयन की उत्पत्ति के आधार पर अम्ल और क्षारक की परिभाषाएं, सामान्य गुणधर्म, उदाहरण, उपयोग और पीएच स्केल के बारे में हमें नॉलेज हमेशा होनी चाहिए। इससे हमेशा एक ना एक नंबर से पूछा जाता है। तो हम पीएच स्केल 0 से पहले और 0 के बाद, सॉरी 7 से पहले और 7 के बाद क्या होता है, 7 जो होता है वो उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। और जो 7 के बाद होता है उसे क्षारक कहते हैं। 7 से पहले जितने भी होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा अधिक ताकतवर अम्ल जो है वो कौन सा है, और कम कम ताकतवर जो अम्ल है वो कौन सा अम्ल है। ठीक है, और इसमें ये बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सोडा के बारे में हमें पढ़ लेना है, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये जो टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हमेशा आता ही रहता है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी होता क्या है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण चूर्ण, बेकिंग सोडा, इन सब के बारे में हमें पढ़ लेना है। ठीक है, और हमारा जो प्रयोग है उसमें प्रयोग में क्या आएगा, HCl और NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके बारे में आता है। ठीक है, और नीला लिटमस जो विलियन है। ठीक है, उसमें लाल और नीले लिटमस में कैसे हम चेक करेंगे। ठीक है, जिंक धातु कैसे उसके साथ अभिक्रिया जो किसी तत्व का करवाएंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के साथ जब किसी तत्व की अभिक्रिया कराएंगे तब क्या होगा। तो ये सब सारे जो हैं जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, अध्याय दूसरा है, उसमें पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, धातु एवं अधातुएं में। तो धातु एवं अधातुओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ लेना है कि धातु और अधातु के गुणधर्म क्या क्या हैं। तो धातु और अधातु के क्या क्या गुणधर्म हैं। जैसे धातु जो हो गया, धातु में क्या होता है, आवाज़ आती है, वो क्या होता है, एक लंबी तार में बदल सकता है। और अधातु जो है उसमें से क्या है, आवाज़ नहीं आती है, आवाज़ क्या होती है, गूंजती नहीं है। ठीक है, और
उसमें से क्या होता है, वो लंबे धातु जो होता है वो क्या होता है, लंबे तार में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो ये क्या करना है, और सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सक्रियता श्रेणी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और आयनिक यौगिक का निर्माण एवं उनके गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो ये सब क्या है, इस टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ पे जितने भी प्रयोग दे रखे हैं उन प्रयोगों को आपको क्या करना है, एक बार देख जरूर लेना है। ये जो प्रयोग दिए हुए हैं इन प्रयोगों को देख के पेपर देने से पहले इनको देखना है, देख के और फिर जानना है। ठीक है और कार्बन एवं उनके उसके यौगिक। ठीक है, तो कार्बन कार्बन एवं उसके यौगिक के बारे में इसमें क्या करना है, कार्बन और यौगिक के सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति। ठीक है, और समरूपी श्रेणी कार्बन के जो सहसंयोजी आबंध है, इसमें से ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कार्बन के सहसंयोजी आबंध वाले में टॉपिक में से बहुत बार आता है। ठीक है, और बच्चे कर नहीं पाते हैं। आपको क्या कर लेना है, कार्बन यौगिक एवं संयोगी इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जो तत्वों के आवर्त वर्गीकरण है उसमें से जो डायबोराइनर के तरक, न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत और मैंडलीफ की आवर्त सारणी। तो सबसे ज़्यादा जो है वो क्या, मैंडलीफ और न्यूलैंड्स के बारे में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है ना, मैंडलीफ और न्यूलैंड्स के जितने भी सिद्धांत हैं और उनकी आवृत्ति कैसे बनी थी, जो तत्वों की वर्गीकरण उन्होंने कैसे की थी। ठीक है, उनका अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत क्या था, सारा गामा पा करके कुछ था। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जान लेना कि उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, उसे बनाया किसने था। गुणधर्म में आवृत्ति, तो आवृत्ति में जो गुणधर्म है कि ऊपर से नीचे आते तब क्या होता है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते तब क्या होता है। ठीक है, समूह क्या होता है, ग्रुप आवर्त क्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है, परमाणु संख्या आपको 1 से लेके 20 तक हमेशा याद होनी चाहिए। और धात्विक एवं अधात्विक अभिलक्षण। ठीक है, धातु के अभिलक्षण क्या होते हैं, धातु के अभिलक्षण क्या होते हैं। ठीक है, सजीवों का सजीवों का संसार में क्या करना है, जैव प्रक्रम के बारे में आपको बहुत ही कम टॉपिक इसमें दिया गया है। सजीव पादप एवं जंतुओं में पोषण, श्वसन और संवहन एवं उत्सर्जन के मूलन। ठीक है, मूल, तो आपको क्या करना है, सजीव पादप एवं उनके पोषण कैसे होते हैं, क्या करते हैं, और श्वसन क्या होता है, संवहन हमारे शरीर में कैसे होता है, संवहन होने के बाद फिर क्या होता है, उत्सर्जन कैसे किया जाता है। ठीक है, उत्सर्जन कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ लेना है। अब देख लेते हैं हम अध्याय 8वां। अध्याय 8वें में क्या बता रखा है, जनन के बारे में बता रखा है। पादप एवं जंतुओं में जनन जो है किस प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक 2 प्रकार से पादप और जंतुओं में जनन होता है। ठीक है, जनन स्वास्थ्य क्या है, परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं विधियाँ, परिवार नियोजन की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, उनकी विधियाँ क्या क्या है। ठीक है, सुरक्षित यौन संबंध बनाते समय हम कैसे सुरक्षित निश्चित करें। ठीक है, और HIV एड्स के बारे में आपको पढ़ लेना। एड्स के फुल फॉर्म के HIV जो है बैक्टीरिया वो क्या है। ठीक है, और गर्भधारण एवं स्त्री स्वास्थ्य, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है अगर आप चाहें तो। ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, इस टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तैयार स्लाइडों द्वारा अमीबा में द्विविभाजन, ये जो जितने भी प्रयोग यहाँ पे दिए गए इस प्रयोग के बारे में आपको पढ़ लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, अनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है कि अनुवांशिकता क्या है। ठीक है, मेंडल का योगदान किसे कहते हैं। ठीक है, मेंडल का अनुवांशिक में योगदान किया, फादर ऑफ अनुवांशिक का जो पिता है उसे किसको कहते हैं, अनुवांशिक का जो पिता है वो उसे किसको कहते हैं। लिंग निर्धारण क्या होता है। ठीक है, लक्षणों की वशानुगति क्या है, के नियम क्या क्या है। ठीक है, तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है, पढ़ लेना है।
तो इसमें से मेंडल के योगदान के बारे में पूछ लिया जाता है। और लक्षणों के वंशानुगत लिंग निर्धारण, जो ये टॉपिक है लिंग निर्धारण, ये क्या इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में हमेशा पूछा जाता है लिंग निर्धारण के बारे में। ठीक है। अब सेकंड आते हैं प्राकृतिक परिघटनाएं। तो प्राकृतिक परिघटनाएं में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है। ठीक है। लेंस के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है। और इसमें क्या पढ़ना है कि जो हमारे गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी, फोकस लेंस, ये सब क्या होता है। ठीक है। और अपवर्तन के नियम क्या क्या हैं। ठीक है। अपवर्तन के नियम क्या क्या है, और लेंस की क्षमता क्या होती है। लेंस की क्षमता के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है। तो ये देखना है आपको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अध्याय पे। तो अध्याय 11वें में क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। तो इसमें क्या पूछा जाता है कि मानव नेत्र के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी मानव नेत्र का डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है। ठीक है। तो प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। ठीक है। और प्रकाश का जो परिकर्णन है वो किसे कहते हैं, प्रकाश का परिकर्णन किसे कहते हैं, उसका दैनिक जीवन में योगदान क्या है। जब मतलब कि शाम के समय हमें सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है। और हमें ऊपर से जो हमारा, हम जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारा वो जो है अंतरिक्ष जो है वो काला क्यों है। ठीक है। अंतरिक्ष जो है वो काला क्यों दिखाई देता है। ये सब सारी चीज़ें क्या है इसमें पूछ जाते हैं। दूरस्थ वस्तु के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, ये सब। अवतल दर्पण, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है। ठीक है। निकटतम दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है। इन सब के बारे में। और हमारा जो अध्याय 12वां है उसमें वो क्या है, विद्युत के ऊपर है। तो इसमें से क्या आएगा, विद्युत धारा, विभवांतर एवं विद्युत धारा। ओम का नियम जो है ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओम का नियम, ओम का नियम जो है वो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ओम का नियम के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है। प्रतिरोध, ये PVIR, इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। प्रतिरोधक के इन सब के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको क्या करना है, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। अध्याय 13वां, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसमें से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आ जाता है, क्षेत्र रेखाएं आ जाती है। ठीक है। और फ्लेमिंग के जो नियम है ये आ जाते हैं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम। ठीक है। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है ये आता है। ठीक है। और इसमें से आपका विद्युत मोटर के बारे में बताना, ये आ जाता है। विद्युत मोटर के बारे में बताइए। और दूसरा क्या होता है आपका प्राकृतिक संसाधन। अगर आपको अगर ये करना है तो कर लीजिए, वरना ये जो है आपके करना है तो कर लीजिए, वरना आप इसे छोड़ भी सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और जो यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है ये भी क्या कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं। ये दोनों चैप्टर तो यहाँ पे देखिए नोटिस भी लिखा हुआ है कि आपकी मर्जी है, आप छोड़ भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो ये था पूरे साइंस के चैप्टर का, पूरे साइंस का जो चैप्टर है उसमें से क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। ठीक है। और तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।